मैं रमन सिन्हा फेसबुक लाइव पर आप लोगों के साथ लोकल को वोकल बनाने के लिए, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए वोकल बनना पड़ेगा, अंग जनपद के संदर्भ में इस पर अपना विचार शेयर करूंगा। पहले तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, कि आप सबों का प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप इससे जुड़ रहे हैं। मैं मूलतः इतिहास के आधुनिक भारत विषय का शिक्षक हूं, लेकिन मातृभूमि और कर्मभूमि होने के कारण मैं भागलपुर के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसी संदर्भ में मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने गत दिनों कहा था कि जो उनका संदेश था लोकल को वोकल बनाने के लिए, वो एक तरह से स्वदेशी का था। उसी स्वदेशी के दृष्टिकोण के तहत फिर उन्होंने दूसरे संबोधन में पूर्वी बिहार में रोजगार की संभावनाएं प्रकट की थी। उसी रोजगार के संभावनाओं को देखते हुए इस कोरोना वैश्विक आपदा के समय, बीमारी के समय, मैं प्रवासी बिहारी नहीं बोलूँगा, मैं अपने बिहारी जो वापस घर आए हैं, बेरोजगार नहीं रहे, उन्हें रोजगार मिले, इसी संदर्भ में मैं ये दृष्टिकोण अपनाते हुए आप लोगों से अपना विचार शेयर करूंगा। मैं बता दूं कि अंग जनपद का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। ये उत्तर में सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर तो केंद्र था ही, इधर संथालपरना जिसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, राजमहल आते हैं, साहिबगंज तक, ये इतना बड़ा क्षेत्रफल में अंग जनपद था। अंग जनपद का महत्व इसलिए है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले पूर्व वैदिक काल में व्यक्ति को, फिर बाद में उस लोग जन्म से कबीले में परिवर्तित हुए, फिर वही कबीले जब भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए जनपद का निर्माण किया, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक 16 महाजनपद थे भारतवर्ष में, जिसमें अंग एक महत्वपूर्ण था। लेकिन अंग को देखते हुए उसके बाद के शासक, जब मुगल बादशाह अकबर आए, उसने इसी क्षेत्रफल को एक बेहतर प्रदेश बना के रखा और उस सरकार मुंगेर अर्थात मुंगेर सरकार, और वहीं से शासन करवाया अपने गवर्नर के माध्यम से। जब तो ब्रिटिश सरकार ने भी उसी सीमा क्षेत्र को भागलपुर नाम का एक ग्रेटर जिला बनाया, जिसे बृहत्तर, उसमें पहला प्रथम राजधानी इस भागलपुर का राजमहल था। लेकिन किसी कारणवश, दुर्घटना आगजनी के कारण, फिर भागलपुर जिला का मुख्यालय भागलपुर लाया गया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भागलपुर से कटकर ही बहुत से जिला बने, उसी, और भागलपुर बहुत से जिलों की जननी है। मुंगेर, सबसे पहले मुंगेर 1832 में अलग हो गया, फिर 1845 में मधेपुरा अलग हुआ, 1870 में सुपौल, 1855 संथालपरना एक अलग जिला बनाया गया, 1983 में संथालपरना को अलग प्रमंडल का, उसके पहले तक ये, फिर 2000 ईस्वी में हम सब जानते हैं कि झारखंड राज्य बना, पूरा संथालपरना उसमें शामिल हो गया। ये क्रमशः सब डिवीजन बने, बाद में जिला बनते गए, लेकिन ग्रेटर भागलपुर जिला का अंग ही था। इसलिए मैं उस अंग जनपद की ओर अग्रसर हो रहा हूँ कि जब पूर्व वैदिक काल के बाद अंग जनपद का गठन हुआ, तो अंग जनपद इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उसकी राजधानी चंपा थी। चंपा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जो उस समय
बहुत उन्नत दिशा में था। चूँकि चंपा का जो निवास है, जो बनाया गया है, वो चानन अर्थात चंपा, जमुनिया और गंगा के तिनवहानी पर बसा हुआ यह चंपा है, संगम पर बसा हुआ चंपा शहर है। इसलिए इसका व्यापारिक महत्व है कि यहाँ के बड़े व्यापारी गंगा के रास्ते से ताम्रलिप्ति होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाते थे और विदेशों से व्यापार करते थे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राजगीर, जो आज हम राजगीर बोलते हैं, मगध की राजधानी, उसके निर्माणकर्ता वास्तुकार महागोविंद थे। उसी महागोविंद के निर्देशन में चंपा नामक राजधानी विकसित किया गया था। जो आप लोग भागलपुर आए हैं तो सिटियस का जो गढ़ है वही उसका केंद्र बिंदु था। इस केंद्र बिंदु के चारों ओर 4 वॉच टावर प्रहरी स्तंभ थे, जिसके चारों ओर दीवारों से वो घेरा हुआ था। इसका मतलब चंपा राजधानी पूरी तरह सुरक्षित थी। 3 तरफ से घेरा हुआ, एक तरफ से गंगा था। यहाँ पर मैं प्रवासी बिहारियों या अपने बिहारी जो आए हैं उसके लिए मैं सरकार की ओर से एक निवेदन करूँगा कि यहाँ जो चानन नदी के दोनों ओर उत्तम किस्म के धान अर्थात चावल कतरनी है, उस कतरनी के उपज को मैं वो उस समय विश्व प्रसिद्ध था, उस समय विश्व प्रसिद्ध था। इसलिए कि इतिहासकार नंदूलाल डे लिखते हैं कि ये खुशबूदार चावल के नाम से उस समय विख्यात था और तत्कालीन मगध के सम्राट बिंबिसार के रसोई में भी ये जाता था। फिर वो संदर्भ देते हैं कि जब गौतम बुद्ध बीमार पड़े थे तब जीवक, उनके चिकित्सक जीवक की अनुशंसा पर गौतम बुद्ध के बीमारी समाप्त होने के बाद उनको पथ देने के लिए, यही कतरनी लेने के लिए गौतम बुद्ध के एक शिष्य मोगलीपुत्र के साथ खुद बिंबिसार आए थे, जो सोन कोटिविस या सोन के नाम के एक बड़े व्यापारी के यहाँ से, बड़े कृषि दाता के नाम से, कृषक के यहाँ से ये लेकर गए थे। उन्होंने जो लिखा है मैं आप लोग को पढ़ के सुना दूँ। ये उनका संदेश है, उसे मैंने संक्षिप्त में प्रयास किया है। ये उन्होंने लिखा है, आर्टिकल का नाम है नोट्स ऑन एंशिएंट अंगा और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, जर्नल ऑफ एंड प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1914 के पेज नंबर 344। इन्होंने बता दो आप सबों को, ऑलवेज फेमस एज ए राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री, a sort of rice was grown in the country which for its fragrance was secured for the table of Bimbisara, king of Magadha, and for the Buddha himself. अगले लाइन में उन्होंने लिखा, according to the Buddhist legend, the rice was grown in Champa by Sona, Sonkoti Visartha, a woman of the place, the reputed author of the one of the Thera Gathas. Sona is the Pali form of Srona, as the nobleman was called. Bimbisara is said to have visited Sona at Champa, and Mogliputra, the celebrated disciple of Buddha himself, came to Anga to procure the rice for the sage when the latter was ill. इसका मतलब है कि जब गौतम बुद्ध बीमारी के लिए, सबको जानते हैं, सुलभ खाना दिया जाता है, कतरनी यहाँ से बिंबिसार के लिए बहुत महत्व कि वो आज मृतप्राय हो गई है। उसे सरकार अगर पुनर्जीवित करे तो हमारे कोरोना संकट आपदा से प्रवासी बिहारी, जो अपने बिहारी भारत भागलपुर आए हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। और कतरनी, जो कि स्वदेशी का एक मंत्र भी दिया था मंत्री ने, तो वो भी कतरनी
एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि ये कभी विश्व पैमाने पर माना जाता था। आज कतरनी का अपना सम्मान है, भले वो हम आप कतरनी नहीं मिल पाता, लेकिन ओरिजिनल कतरनी के लिए इसका फिर से इसी संदर्भ में मैं बता कि सबौर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक जो अभी वर्तमान में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भी प्रभारी कुलपति हैं, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, जब सुंदरवती महिला कॉलेज में है तो एक संबोधन में मैंने अपना ये कतरनी का पक्ष रखा कि आप वैज्ञानिक हैं, कतरनी के लिए शोध कर रहे हैं। तो ये संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। जब मैंने ये उन्होंने तुरंत किया कि ये सही है। जब जीआई टैग के लिए हम लोग कतरनी के जीआई टैग के लिए सरकार के पास भेज रहे थे, तब किसी हमारे जूनियर साइंटिस्ट ने ये लाइन लाया था। मुझे भी पढ़कर बहुत आनंदित हुआ और मैंने इसे रिकमेंड किया कि इसे भेजा जाए जीआई टैग के लिए। हो सकता है कि वो संदर्भ आप में से किसी से लिया हो हमारे साइंटिस्ट ने, और मुझे विश्वास है कि इसी गौतम बुद्ध के संदर्भ के कारण कतरनी को जीआई टैग, जो धान है उसकी लंबाई ज़्यादा है, जिसके चलते वो बड़ा होने पर गिर जाता है। धान का जो साइज किया जाए जो गिरे नहीं और उसका उपज की गुणवत्ता बरकरार रहे और उपज भी बढ़े। ये एक भागलपुर के लिए या अंग जनपद के लिए बहुत बुद्ध ने के कारण भागलपुर या अंग जनपद या चंपा के कतरनी को, सुगंधित कतरनी को जीआई टैग मिला। चानन, चंपा और जमुनिया अर्थात गंगा नदी के संगम पर स्थित जो बंदरमानी के रूप में हम देश लोकल लोग तीन वहानी उसे हम अगर इको टूरिज्म में विकसित करें तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ लोग स्वराज, नाविक लोग उन्हें दर्शन दर्शकों को और लाभान्वित होंगे दर्शक भी, और खुद उन्हें आर्थिक आमदनी होगा। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है चंपा को विकसित करने के लिए। चंपा के ही जमीन पर कभी गौतम बुद्ध भी आए थे। सबों को ज्ञात होगा कि गौतम बुद्ध मात्र 6 बड़े शहरों में गए थे, उसी में एक चंपा भी था। 6 बड़े शहरों में चंपा वो जब आए थे तब चंपा में एक सरोवर है, तालाब है, जिसे गरगरा पुष्करनी बोला जाता है। वो आज भी पूरब कबीरपुर जाने के रास्ते में वो आज घोघर पोखर के नाम से विख्यात है। उस जगह पर गौतम बुद्ध की उपस्थिति में लगभग 500 भिक्षुओं के समक्ष उनके प्रिय शिष्य शारिपुत्र ने बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध संदेश, दशोत्तर शुद्ध का उपदेश। इसलिए व्यक्तिगत मेरा मानना है जीवन काल में ही या तो उनकी अध्यक्षता में या उनकी उपस्थिति में दशोत्तर शुद्ध का जो उपदेश शारिपुत्र ने दिया, तो ये उनके जीवन संगीति प्रथम बौद्ध कॉन्फ्रेंस, प्रथम बौद्ध सम्मेलन जिसे हम संगीति बोलते हैं, वो अंग जनपद के चंपा में गरगरा पुष्करनी तालाब पर हुआ था। विद्यार्थी हूँ, इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो हुआ। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के अंतर्गत वर्तमान प्रखंड में एक गांव है भदरिया।
वहाँ भी गौतम बुद्ध आए थे। उस गांव में आज भी एक भी सबर नहीं है जिस मोहल्ले टोले में ये गए थे, और अधिकतर लोग इसलिए वहाँ गौतम बुद्ध के आने के कोई अवशेष नहीं है। लेकिन उसी के दूसरे मोहल्ले में एक सज्जन पुरुष ने बोध गया से बोधि वृक्ष की टहनी लाकर लगाया है, इसलिए उनकी स्मृति में आज भी वहाँ गौतम बुद्ध आता है। ये चंपा के लिए महत्वपूर्ण है। चंपा में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हुए थे, विद्वानों का भी जमघट था, जिसमें एक बड़े विद्वान तत्कालीन विश्व के प्रसिद्ध हाथी रोग चिकित्सक थे, जिनका नाम था पलकव्य मुनि। उन्होंने हस्त यजुर्वेद नामक पुस्तक लिखी थी। वो हाथी रोगों के विशेषज्ञ जाने जाते थे। इसलिए तत्कालीन समय में जो रोमपाद शासक, अंग के शासक रोमपाद के समकालीन थे। फिर जैन विद्वानों में भी कई हुए थे, जिसमें प्रभव्या और शाम्भव्या दो बड़े विद्वान थे कम से कम। इसी संदर्भ में कहूँ कि भदरिया की बेटी विशाखा, जो वहाँ के बड़े व्यापारी मेंढक की पोती थी, वो बाद में गौतम बुद्ध से शिक्षित होकर, इतिहास में लिखा गया है कि गौतम बुद्ध ने खुद उसे शिक्षित बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो वो बाद में मिगार माता विशाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो इसलिए कि उसके ससुर जैन धर्मावलंबी थे। उसने अपनी कर्मठता सुशीलता से अपने ससुर को बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तित कर दिया, इसलिए बौद्ध धर्मावलंबी उन्हें मिगार माता विशाखा के नाम से जानते हैं। चंपा के नाम पर बगैर जैन धर्म का वो चंपा बेकार है। इसलिए चंपा में 12वें तीर्थंकर वाशुपुज का जन्म से लेकर निर्माण स्थली चंपा ही है। इसलिए उसे कहा जाता है कि पंच कल्याणक स्थान। जैन लोग इसे मंगल तीर्थ के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी चंपा पधारे थे, और 3 वर्षावास मतलब 3 वर्षा ऋतुओं में चंपा के विभिन्न क्षेत्रों में ही निवास किए थे। इसलिए जैन धर्मावलंबियों के लिए ये एक सुप्रसिद्ध और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चंपा के 3 बड़े व्यापारी थे, क्योंकि वहाँ गंगा के किनारे व्यापारिक शहर था। सौदागर 3 बड़े व्यापारियों ने विश्व प्रसिद्ध व्यापार का नाम कमाया था और अंग सहित चंपा का विकास किया था, व्यापारिक क्षेत्र में इनका विकास किया था। इसी संदर्भ में चंपा के चांद सौदागर की याद आज भी सबों को बिला विशरी के पूजा के अवसर पर याद किया जाता है। हम आप याद करते हैं। उसी चांद सौदागर की पुत्रवधू की घटना के कारण अंग जनपद में की लोक गाथा प्लस इसकी गीत धार्मिक से सांस्कृतिक विरासत है, जो जिसे लोग यहाँ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार के उपेंद्र महारथी संस्थान द्वारा भी इसे पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है। ये आज न कल फिर विश्व पैमाने पर ऐसा विश्वास है। गत 17-18 में बिहार पुरातत्व निदेशालय द्वारा यहाँ भौतिक सर्वेक्षण कराया गया था पूरे भागलपुर अंग जनपद का। सौभाग्य से मैं भी उसमें जुटा, और उसने जो स्थल सर्वेक्षण कर प्रमाणित किया कि आज भी यहाँ बहुत से पुरातात्विक स्थल हैं, जिसे खुदाई किया जाए तो विश्व स्तर पर ये क्षेत्रफल विकसित हो जाएगा और यहाँ बड़े बड़े व्यापार होंगे, एरोड्रम बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी संदर्भ में मैं कहूँ कि सिल्क
भागलपुर का सिल्क भी नामी है। सिल्क रूप जाना जाता है। सिल्क को हम शब्दों में व्याख्या करें की रानी के नाम से जाना जाता है। नन इको फ्रेंडली है सिल्क, क्योंकि सिल्क से किसी को नहीं होता। सिल्क में कीड़ा लग जाए ये अलग बात है, लेकिन सिल्क से किसी को आज तक एलर्जी नहीं हुआ है। वो प्रकृति प्रदत्त इको फ्रेंडली सिल्क यहाँ था, प्राचीन काल से ही था। युगल किशोर मिश्र ने सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न रीजन नामक शोध किया है। वो मूलतः अंग जनपद का ही शोध है। फिर भागलपुर तिलका जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रोफेसर कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार। उन्होंने सिल्क निर्यात मैनेजमेंट, भागलपुर के सिल्क निर्यात मैनेजमेंट पर शोध प्रबंध, उन संदर्भों को लेकर ये बताया जा सकता किया है कि मौर्य काल से पहले असर बहुत ही विकसित अवस्था में था, इसलिए लोग सिल्क प्रेमी हैं यहाँ। अब यहाँ पर है कि कोरोना महामारी से जो लोग हमारे बिहारी भाई लौट कर आए हैं, अगर उन्हें फिर से हैंडलूम पावरलूम जो जानकार हैं, कुशल हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो भागलपुर का सिल्क एक बार फिर उच्च कोटि का हो जाएगा। फिर भागलपुर सिल्क विश्व पैमाने पर छा जाएगा। भागलपुर गजेटियर में खुद पीसी राय चौधरी ने ये प्रमाणित किया है, लिखा है कि 1957-58 में मुजाहिदपुर निवासी कबीर अहमद खान के नेतृत्व वाली बिहार ट्रेडिंग कंपनी ने भागलपुर से सिर्फ 60 लाख रुपये का सिल्क निर्यात मात्र एक देश अमेरिका में किया था, अन्य देशों को छोड़ दे। ये बहुत बड़ा सबूत है कि 1957-58, 1957-58 में एक देश के ने बिहार ट्रेडिंग कंपनी ने 60 लाख का निर्यात किया था सिल्क का, जो ये प्रमाणित करता है कि सिल्क यहाँ बृहद पैमाने पर होता था। और इसे अगर पुनर्जीवित किया जाए तो ये फिर से अंग जनपद से ही विश्व के पैमाने पर छा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसे मैं मधेपुरा के फेसबुक पर लाइव हो रहा हूँ, इसलिए मधेपुरा के लिए एक संदेश है कि बिहार अभिलेखागार से प्रकाशित एक पुस्तक में यह बताया गया है कि मंडन मिश्र बड़े विद्वान थे उस क्षेत्र के। उनकी पत्नी भारती मिश्र भी बड़ी विदुषी महिला थी। उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि उसी विदुषी महिला का दूसरा उपनाम शारदा भी था। शंकराचार्य जब उनसे शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उनसे प्रभावित होकर शंकराचार्य के शारदा पीठ का जो वो इसी शारदा पीठ के नाम पर अर्थात भारती के नाम पर दूसरे नाम उपनाम शारदा के नाम पर बनाया। ये प्रमाणित करता है कि मधेपुरा या अंगुत्तरा उत्तरी क्षेत्र भी किसी से कमजोर नहीं था। मधेपुरा के घेराड़ अंचल में श्रीनगर, शायद मैं कन्फ्यूजन कर रहा हूँ, श्रीनगर एक गांव है, वहाँ भी बड़े ढू हैं, वहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब सुहेल अहमद एक मुस्लिम जिला पदाधिकारी थे, उन्होंने जहाँ पर मूर्ति ग्रामीणों ने स्थापित किया था, जो मिला उस मूर्ति को चार दीवारी उन्होंने अपने प्रयास से करवा दिया।
ये भागलपुर या अंग जनपद की साझा संस्कृति, सांप्रदायिक विरासत का संदेश देती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए अंग जनपद में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मुंगेर सरकार के अधीन भी अब आइए इसी के पक्ष में मैं कहूँ कि अंग जनपद में हम आप सब जानते हैं कि विक्रमशिला महाविहार है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कहने में दुख हो रहा है कि जिस नंदूलाल डे ने जिस आलेख में कतरनी को प्रमाणित किया है, उसी आलेख में 1914 के प्रकाशित आलेख में उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि अंतिचक पथरघट्टा में ही विक्रमशिला संघाराम अर्थात विक्रमशिला महाविहार अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। किसी कारणवश वो उसका उद्भेदन या खुदाई नहीं हो पाया। ये तो राजनीतिक या प्रशासनिक मामला है, हम शिक्षक इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दुख होता है कि 1914 जब उन्होंने प्रमाणित कर दिया तो इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब 1980 के दशक में ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण है कि 1980 के दशक में विक्रमशिला की खुदाई हुई और विश्व पैमाने पर यह प्रमाणित हो गया कि उसी भागलपुर के मंडल के अंतिचक पथरघट्टा में पालकालीन की विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला संघामार या हम आप कह सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। वो भी एक बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र बन सकता है। सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक समन्वय बैठे तो कुछ भी हो सकता है। सबों को ज्ञात होगा कि 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन दिया था की घोषणा की थी राशि के लिए, लेकिन जमीन अधिग्रहण अब तक नहीं हो पाया। ये प्रमाणित करता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और प्रशासनिक कार्य संस्कृति की कमी। लेकिन ये राजनीति के पचड़े में मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र है। इसलिए कि गत भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी स्वीकार किया था कि पूर्व भारत में रोजगार की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा तो सड़कें भी बनेगी, बहुत से छात्र छात्रा आएंगे। उस समय जैसे विदेशों से आते थे, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ स्वरोजगार करेंगे तो क्षेत्र खुद ब खुद विकसित हो जाएगा की संभावना है। इस सब दृष्टिकोण से विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मेरा व्यक्तिगत मांग है कि ये होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन इसके लिए हम आप सहित जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा। शेष अंग जनपद की महत्ता के संबंध में अगर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूं कि उस गरगरा पुष्करणी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकता है। बंदरगाह जो आज तिहमानी के नाम से जाना जाता है, उसे भी इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाता है। चंपा के चानन नदी को विकसित कर इसे फिर से कतरनी को विश्व पैमाने पर लाया जा सकता है। इसी के संदर्भ में अगर मैं कहूँ मुगल कालीन अंग जनपद भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। यह एक शिक्षक थे जिसे शहबाजिया, आजकल हम भागलपुर मदरसा के नाम से कह सकते हैं, वहाँ के जो कुरान के पंडित थे उनसे मुगल दरबार भी किसी बहुत से मामले में सलाह लेती थी। जब कुरानिक मामलों में, इस्लामिक मामलों में, शरीयत के मामलों में मुगल बादशाह को परेशानी होती थी तो वो बोलते थे
कि भागलपुर जाकर हमारे अबू हनीफा हैं शहबाज, मौलवी शहबाज हुसैन, उनसे संपर्क हो, उनसे निर्देश लेके आओ कि शरीयत और कुरान क्या कहता। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था मुगल काल में भी, इसलिए ब्रिटिश तो इसकी बात ही अलग है। टिल्हा कोठी जहाँ भागलपुर का विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के अधीन है, जिसे हम रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं, वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पधारे थे, जो तत्कालीन कलेक्टर के अतिथि बने थे। इसी संदर्भ में जानकारी दूं कि 1773 के एक्ट के तहत प्रथम सुप्रीम कोर्ट, प्रथम प्रधान न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हुई। उसी प्रथम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलीजा इम्पे भी उस टिल्हा कोठी पर आकर ठहरे हैं, ये गर्व की बात है। दूसरा, जब विलियम जोन्स जब जज थे उसी सुप्रीम कोर्ट के, वो भी अपने क्षेत्राधिकार में टिल्हा कोठी स्थित आवास पर आए थे, और बाद में उन्हीं विलियम जोन्स ने रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर भारतीय भाषा को समृद्धि। वही विलियम जोन्स है जो 1784 ईस्वी में उन्होंने ये संगठन बनाकर भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृत, पाली, विभिन्न शब्दों का, विभिन्न भाषाओं का व्याकरण का उन्होंने किया। वो संस्था आज भी कलकत्ता में है। ये एक बहुत बड़ा भागलपुर का इतिहास है। उसी टिल्हा कोठी में के परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपना अभिभाषण किया था भागलपुर की जनता के पास। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम डिस्ट्रिक्ट जज जो चिल्ड्रंस पार्क के सामने या बूढ़ानाथ आदमपुर के बीच में है, मानी सरकार के बीच में डिस्ट्रिक्ट जज की कोठी है, वो कभी दीप नारायण सिंह की कोठी थी। दीप नारायण सिंह भी खुद बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे। उनके ही पिताजी तेज नारायण सिंह, जो जायसवाल परिवार के एक बड़े समृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने ही तेज नारायण जुबली कॉलेज। हम भारतवासी, भागलपुरवासी गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद भारत में वो पहला कॉलेज था। जब उन्होंने निर्माण किया तो किसी भी विदेशी को शिक्षक नहीं रखा। यह उस काल में 1883-84 में इसका निर्माण किया गया। अब तक किसी भी विदेशी को उन्होंने अपने काल में, और उनके सुपुत्र दीप नारायण सिंह ने, कोई भी विदेशी शिक्षक को नहीं रखा। ये बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है कि उस काल में उसी भागलपुर में कभी राजा राम मोहन राय भी थे, जो यहाँ श्रेष्ठदार के पद पर, अर्थात भागलपुर कलेक्ट्रेट में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत थे। एक बार उन्हें तत्कालीन कलेक्टर फ्रेडरिक हैमिल्टन से विवाद हो गया। विवाद का ये कारण था कि जब राम मोहन राय उस समय राजा नहीं बने थे, राजा की पदवी उन्हें बाद मिली, राम मोहन राय अपने कार्यस्थल की ओर जा रहे थे, तो वो एक ढके हुए कामर के रूप में उनके मजदूर लोग उठा के जा रहे थे। घोड़े पर कलेक्टर साहब आ रहे थे, उन्होंने कोई दुआ सलाम नहीं किया। इसी से पीड़ित होकर तत्कालीन कलेक्टर ने उन्हें प्रताड़ित किया। तब राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखा कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है, कलेक्टर ने ये दुर्घटना किया है, मैं मानता हूं कि मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। तब लॉर्ड मिंटो ने जांच के बाद ये आदेश दिया कि किसी भी भारतीय के साथ कोई भी ब्रिटिश पदाधिकारी या सरकारी पदाधिकारी
बेअदबी से पेश नहीं होंगे, उन्हें सम्मान के साथ अपना पक्ष रखने कहेंगे, अपना विचार रखने कहेंगे, सम्मान के साथ उन्हें भी जीने का हक है। ये भी एक प्रमाणित करता है कि भागलपुर में जब 1810-11 में लॉर्ड मिंटो थे, उस समय 1910-11 में, उस समय उन्होंने ये विरोध रूपी पत्र लिखकर भारतीय स्वतंत्रता का एक नमूना पेश किया था। फिर भागलपुर के बहुत जिम्मेदारों को हम भुला नहीं सकते। वो इसलिए आज भागलपुर शहर में जितने भी पाइपलाइन जमीन के अंदर से पीने के पाइप का टैप वाटर सिस्टम गया है, वो भागलपुर के एक बड़े वकील शिवचंद्र बनर्जी ने बनवाया था। इसलिए यहाँ कहावत है कि ढोल न ढाक कहलाते हैं शिवचंद्र राजा। वाजिब है, कोई जमींदारी नहीं थी, वकील थे, बैरिस्टर थे। उसे स्थित से पानी, गंगा से पानी लेकर चंपानगर तक जमीन के भीतर टैप वाटर सिस्टम लगाया, चलाया। उसे तत्कालीन बंगाल सरकार के पदाधिकारी भी कलकत्ता से उन्हें देखने आए थे। ये एक बहुत बड़ा देन है जिसे हम आज भी किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप सबों को बता दें कि माननीय सरकार से आदमपुर की ओर जाने पर एक इंस्टीट्यूट है, भागलपुर इंस्टीट्यूट। वो 1834 में बना। उस महर्षि अरविंदो घोष, पांडिचेरी के महर्षि अरविंदो घोष के पिताजी श्री कृष्णधन घोष, केडी घोष, यहाँ चिकित्सक थे। उनके राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय, राजा तो बाद में बने, के प्रयास से भागलपुर इंस्टीट्यूट बना, जो पहले एक लाइब्रेरी के रूप में कार्यरत था। आज उसका नाम भागलपुर इंस्टीट्यूट बाद में बना। वहाँ अच्छी पुस्तकें थी, लोग वहाँ आते थे, पुस्तक पढ़ते थे। बाद में उसका स्वरूप बदला। हमें गर्व है, आप सबों को गर्व है, अंग जनपद वासियों को, कि उसी भागलपुर इंस्टीट्यूट की जमीन पर 1910 ईस्वी में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भागलपुर, जो बंग साहित्य परिषद के तीसरे अधिवेशन में भाग लेने आए थे, और उस 3 दिनों पूर्व में रहे। तीनों दिनों तक उन्होंने संभाषण सुना, लोगों का सुना, आतिथ्य स्वीकार किया। अंतिम दिन उन्होंने अपने संबोधन में स्वीकार किया कि भागलपुर का ये सम्मेलन ऐतिहासिक है, इसलिए कि इसके पहले राजशाही बांग्लादेश सम्मेलन उस दोनों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि भागलपुर के सभी जाति धर्म के लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, सबों ने इसमें हिस्सेदारी किया, इसलिए ये निश्चित रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई भाषाई पूर्वाग्रह नहीं है। इस पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर सभी जाति धर्म और सभी भाषा भाषी लोगों ने इसको 3 दिनों तक सफल बनाया। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे स्वीकार किया है, और इसी के बाद, यहाँ से जाने के बाद ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माना जाता है कि गीतांजलि की कुछ पंक्तियाँ उन्होंने यहीं रची थी। बंगला संदर्भ के अनुसार वो टिल्ला कोठी में आवास में 3 दिनों तक रहे थे। ये एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि अंग जनपद में, जो वर्तमान भागलपुर है, अंग जनपद में वहाँ कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी पधारे थे। इसी के साथ हम बोले कि भागलपुर की सभ्यता संस्कृति, खासकर भागलपुर की एक साझा संस्कृति है, अंग बंग की संस्कृति है। और ये साझी संस्कृति का महत्वपूर्ण नमूना है
कि 1909 ईस्वी में TNJ कॉलेज में भागलपुर के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता एक मुस्लिम विद्वान ने किया था। उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि अफगानिस्तान के आसपास भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो मिली है, जो अब खंडित हो गए हैं, उन अवशेषों को बिहार लाया जाए। चूँकि गौतम बुद्ध का कार्यक्षेत्र बिहार सहित उत्तर प्रदेश ही ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करके किया था कि इसे बिहार लाया जाए। ये एक भागलपुर की साझी संस्कृति या हम अंग जनपद को गौरवान्वित करता है कि हम आप उस समय कितने गैर सांप्रदायिक थे। इसी के संबंध में अगर मैं कहूँ, मुझे याद आ गई कि पुस्तकों में यह संदर्भ है कि मौर्य सम्राट अशोक महान के पिताजी माता की एक पुत्री थी। ये प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी ने भी लिखा है, जो खुद मधेपुरा के निवासी रहे हैं। कई ग्रंथों में, गजेटियर में भी लिखा है कि शुभद्रांगी जो मौर्य सम्राट अशोक की माता थी, वो चंपा निवासी थी और चंपा फूलों की खुशबू, चंपा की मिट्टी की सुगंध और चंपा के माता की वात्सल से मौर्य सम्राट अशोक बाद में अशोक महान बना। चलते उसने बौद्ध धर्म को विदेशों तक फैलाया। ये कहिए तो चंपा की ही देन है या अंग जनपद की देन है कि यहाँ के चंपा फूलों की खुशबू, अंग जनपद की मिट्टी की धूलें, माता की शिक्षा और वात्सल्य प्रेम ने उन्हें बौद्ध धर्म को अग्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इतिहास में प्रमाणित है। इस तरह की बहुत से तथ्य हैं। इसी में अगर कहें कि जैन धर्मावलंबी एक सुपुत्री चंदनवाला, वो भगवान महावीर की शिष्या बनी। ग्रंथों में, आलेखों में ये प्रमाणित है कि महावीर ने स्वयं उन्हें शिक्षित किया था, नारी शिक्षा सहित जैन धर्म की ओर शिक्षित किया था। इसलिए बहुत लोग चंपा बेटी की चंदनवाला को महावीर की प्रथम शिष्या मानते हैं। इसलिए मधेपुरा की भारती सहित शारदा, जिसे शारदा पीठ बनवाया शंकराचार्य ने, उन्हीं की विद्वता से, विदुषी महिला से प्रेरित होकर ये अंग जनपद के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम गौरवान्वित हैं। इस अंग जनपद को में ऐतिहासिक से सांस्कृतिक विरासतों की भरमार है। अगर हम सभी लोग राजनीतिक इच्छा शक्ति को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सर्वविदित है कि बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक समन्वय के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। तो ये चंपा, चानन सहित हम विक्रमशिला को भी विकसित कर सकते हैं और हम फिर अंग जनपद फिर एक बार इतिहास के विश्व मानचित्र पर फैलेगा, ऐसा व्यक्तिगत मेरा विश्वास है और सबों का ऐसा विश्वास है। करता है, एक और प्रेरित करता है कि अंग जनपद की खुशबू, अंग जनपद की मिट्टी की धूलें, चंपा की खुशबू यहाँ के धैर्यपूर्वक संतानों को आज भी याद करता है। क्योंकि भागलपुर में बड़े बड़े झंझावात आए, आज भी बड़े बड़े कष्ट हैं बिजली, सड़क, पानी लेकर, फिर भी भागलपुर की जनता ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। संघर्ष होते रहते हैं, संवैधानिक संघर्ष हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा संघर्ष नहीं किया। ये यहाँ की धैर्यवान संस्कृति, साझी संस्कृति का विरासत है और हम इसे अंगवासी गौरवान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि अंग जनपद को विकसित करने के लिए, ऐतिहासिक मानचित्र पर लाने के लिए, चूँकि विश्व के पैमाने पर आए,
अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा वोकल बने, मतलब बोलें, और जनप्रतिनिधियों में संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक उन्हें समझाकर राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाएं, प्रशासनिक इच्छा शक्ति जगाएं, समन्वय को बैठाने का प्रयास करें। इसी संदेश के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन, धन्यवाद।